गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम की, बोर के परमाणु प्रतिरूप की। कि जो नील्स बोर ने परमाणु प्रतिरूप 1913 में जो दिया था वो किस प्रकार से दिया। जो बोर का परमाणु प्रतिरूप है वह मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, और दूसरा जो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट था उनके जो दोष है उन दोषों को दूर करने के लिए इसको प्रयास किया गया। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु है उसके दो भाग है, आउटर न्यूक्लियर और इनर न्यूक्लियर, बाह्य नाभिकीय भाग और नाभिकीय भाग। बाह्य नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन निरंतर गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के अनुसार बात करें तो कोई भी चीज़ यदि निरंतर गति करती है तो ऐसी स्थिति में वो सर्पिलाकार गति करते हुए अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश कर जाना चाहिए। अर्थात जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो नाभिक के परमाणु के स्थायित्व को व्यक्त नहीं करता। दूसरा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं प्राप्त होती है उन रेखाओं की भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में नील्स बोर ने 1913 में प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एटॉमिक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक की बात करें, क्वांटम सिद्धांत की बात करें, तो जो ये कह रहा है कोई भी परमाणु अणु जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है वो सतत नहीं है, एक पैकेज के रूप में है, पैकेट्स के रूप में है, जिसको उन्होंने क्वांटा नाम दिया था। क्वांटा एक ऊर्जा की इकाई है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश आता है उस प्रकाश में अपन जो प्रकाश की इकाई है उसको अपन फोटोन लेते हैं, उसी तरह से इनको उन्होंने क्वांटा कहा था। उन्होंने कहा था कि उत्सर्जित जो ऊर्जा है किसी भी परमाणु अणु के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का मान उसकी आवर्ती के फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, न्यू के समानुपाती है। अर्थात E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा है इसमें। ये एक क्वांटा को उत्सर्जित ऊर्जा के पैकेज को व्यक्त करता है। H जो है वह प्लांक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की रेज़ टू 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। इससे व्यक्त किया जा सकता। अर्थात ये जो है ऊर्जा क्वांटा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसमें निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। तो इसके आधार पे बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बोर के अकॉर्डिंग बात करें तो नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, कक्ष हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इनको अपन कक्ष या ऑर्बिट या कोश शेल कह सकते हैं। ये टू विमीय पाथ है, नाभिक से निश्चित दूरी पर स्थित रहते हैं। उन्होंने इसको के, एल, एम और एन कोश कहा, सेल कहा, के, एल, एम और एन, या इसको 1, 2, 3 एंड 4। एक नाभिक से निश्चित दूरी पर होने के कारण इनको एक ऊर्जा स्तर E1, E2, E3 या E4 कहा जा सकता है। अर्थात नाभिक से निश्चित दूरी पर स्थित रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के निश्चित दूरी पर स्थित रहते हैं और उनको अपन कोश या ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश कहा जा सकता है। जब स्थिर निश्चित दूरी है तो उनकी ऊर्जा नियत रहती है। उनको ऊर्जा स्तर भी E1, E2, E3, E4 भी कहा जा सकता है। अब जब नाभिक एक निश्चित दूरी पर, नाभिक से निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो नाभिक की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ जो लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन
की वजह से ये दोनों, और इन दोनों बलों के कारण इलेक्ट्रॉन अपने एक कक्ष या कोश में स्थिर रहता है। इसके आधार पे नील्स बोर ने इसको परमाणु को कहा कि भाई नाभिक निश्चित दूरी पे, तो ऐसी स्थिति में मान लें एक परमाणु का नाभिक है Z, ये अपने निश्चित दूरी R पर इलेक्ट्रॉन स्थित है। ये इलेक्ट्रॉन अपने इस वर्ताकार गति करता है। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर एक नाभिक की ओर इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, विकेंद्रीय बल कहते हैं जिसको, जिसकी वैल्यू ZE² अपॉन R² के बराबर होगी। और एक इसके बाहर की तरफ लगता है गति के कारण, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या mv² अपॉन R कहा जा सकता है। अब कहें कि जब इलेक्ट्रॉन एक कोश में, ऑर्बिट में उपस्थित रहता है, तो वो इन दोनों बलों के द्वारा संतुलित रहता है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, जो वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर दें तो mv² अपॉन R है, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है अपना ZE² अपॉन R²। यहां से अपन mv² अपॉन इक्वल्स टू ZE² अपॉन R लिख सकते हैं। ये वैल्यू आ गई अपने पास के नाभिक की निश्चित दूरी पे। दूसरा ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कोश में गति करता है तो उसका कोणीय संवेग, एक कोश में वर्ताकार सर्कुलर गति करने पर उसके कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। संवेग होता है mv और कोणीय संवेग हो जाएगा mvr। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू को अपन लिख सकते हैं mvr दैट इज इक्वल टू, जो एंगुलर मोमेंटम है उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी nh अपॉन 2 पाई के इक्वल। तो ये हो गया nh अपॉन 2 पाई mv मोमेंटम, और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम के पर्टिकुलर एक वर्ताकार कक्ष में गति करता है, तो उस स्थिति में उसकी रेडियस नियत होगी। n जो है कोस की संख्या को, h प्लांक कांस्टेंट को, और पाई 22/7 को, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी एंड r उस कक्ष से, नाभिक से उसकी दूरी, रेडियस को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है कि ये एक नियत कक्षा में गति करेगा और उसके कोणीय संवेग का मान फिक्स होगा। तो ऐसी स्थिति में अपन mv² बराबर ZE² अपॉन R और mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी कोश है उस कोश की वैल्यू को लिखा जा सकता है। h का मान नियत होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से अपन परमाणु के बोर के मॉडल को व्यक्त कर सकते हैं कि बोर ने किस प्रकार से दिया। इसके बाद अपन बोर के कक्ष की रेडियस, जो nवा कक्ष है उसके रेडियस r की वैल्यू क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसकी वेलोसिटी का मान, और पर्टिकुलर कोश में उपस्थित है, E1 E2 E3 में उपस्थित है, तो उसकी एनर्जी लेवल कितनी होगी, उसके ऊर्जा का मान कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन की अपन बात करेंगे।